चयन करना होगा, दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और बाकी को सेक्रीफाइस करना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चॉइस अराइज हुई है, अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें चॉइस करना सिखाता है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो जितनी बार हमें चॉइस करनी पड़ती है, जब भी हमें चयन करना पड़ता है, इसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ध्यान से समझ लेंगे इस वर्ड को। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम हैं जहां पर हमें सिलेक्शन करना हो, चॉइस करनी हो, तो बेसिक तौर पर उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा गया है, आर्थिक समस्याएं कहा गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है दुनिया भर के अंदर, और उन प्रॉब्लम के अंदर जो एक ही रीजन निकल कर आता है, जो चॉइस कहलाएगा, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टडी हमें करनी पड़ती है, उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक तौर पर आप कह सकते हो, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा शास्त्र है जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है, जो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सिखाता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं और डिजायर अनलिमिटेड हैं। ध्यान से समझिएगा। इस कारण से जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, तो हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए और क्या सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, ये सिलेक्शन करने के लिए जो स्टडी हम लोग करते हैं, उस स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो डिसीजन हमारे पास चलता है, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, स्पेशली जब हम चॉइस की बात करते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यही है कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को खरीदता है, यानी उसकी डिमांड करता है, और दूसरा व्यक्ति है जो उसको सप्लाई करता है, यानी उसका प्रोडक्शन करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हैं, ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाती हैं। आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, कंज्यूमर ने डिमांड करनी बंद कर दी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया क्योंकि उसके पास लेबर नहीं थी, रॉ मटेरियल नहीं था, या कहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं थे। तो जब ये प्रॉब्लम आई है कंज्यूमर के सामने कि वो क्या चॉइस करे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो कंज्यूमर को जब चॉइस की प्रॉब्लम आती है, तो वो चॉइस करता है जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हर वो व्यक्ति जो किसी चीज को खरीदता है, किसी चीज को परचेज करता है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट है कि वो सेलेक्ट करे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो भी चॉइस करता है। देखिए, प्रॉब्लम दोनों के सामने है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, लेकिन एक जो चॉइस करता है वो सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, और प्रोड्यूसर जो चॉइस करता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करता है कि हमें किसी तरीके से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो, मेरे वर्ड्स में सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई है, इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो कि हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें चॉइस करनी होगी, या फिर हमें सिखाती है कि हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करें जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो हमें सिखाती है हाउ टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट्स बाय द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये सिखाने का काम जो किया जाता है, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, यानी जो कुछ हमें संतुष्टि मिल रही है किसी चीज को परचेज करने से, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहा जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। बेसिक तौर पर इकोनॉमिक में दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। सब कुछ इसके आसपास चलेगा, लेकिन आपको पता है इन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अलावा आजकल गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। आपको बिल्कुल समझ में आएंगी सारी बातें। तो गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना हम लोगों से और फिर हमारे वेलफेयर के लिए खर्च करना। इसी तरीके से यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है,
इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करता है, यानी वो अमीर उद्योगपति लोग जो कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं अपना, वो जो इन्वेस्टर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या वो लोग जो बैंक हैं, बेसिक तौर पर जो हम लोगों से पैसा लेते हैं, हमारी छोटी छोटी बचत को जमा करते हैं अपने पास, और फिर उस बड़े से अमाउंट को किसी और को लोन देकर जितनी भी एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ही इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आपको गवर्नमेंट के रोल को भी समझाऊंगा मैं, आपको इन्वेस्टर के बारे में भी बताऊंगा कि इन्वेस्टर क्यों बहुत ज़रूरी होते हैं, और आज ही की क्लास में बात करूंगा मैं आपसे बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ये काम करते हैं। और बैंक के अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो लोगों से पैसा लेकर दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप जब भी कभी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट्स में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल क्लियर है? यहाँ पर हर एक चीज को समझाऊंगा। ये सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आपको जो पूरा कोर्स है आप लोगों के पास वो आपको बिल्कुल उसी तरीके से याद रहे, जो एक स्टोरी है आपके पास उसी वे में याद होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो हैं, रिसोर्स लिमिटेड है और डिजायर अनलिमिटेड है। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो जब ऐसी स्थिति जनरेट होती हो कि रिसोर्स लिमिटेड है और डिजायर अनलिमिटेड है, इसे एक शब्द में अगर नाम दिया जाए तो क्या होगा? इस एक शब्द को बोलते हैं स्कैरसिटी, यानी कि हिंदी में कहा जाता है दुर्लभता। दुर्लभ यानी कि कम को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ दुर्लभता का मतलब है संसाधनों की कमी होना। तो संसाधनों की कमी है इच्छाओं की तुलना में। तो इकोनॉमिक्स की जब भी बात होगी तो वहां हमेशा याद रखिएगा कि स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम इकोनॉमिक्स में होता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल क्लियर है सभी को? आई होप। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से कि इकोनॉमिक्स तो हमें समझ में आ गई, जो स्टडी है जो कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाती है कि कैसे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज याद रखें, यहाँ पर एक वर्ड होता है इकोनॉमी। बेसिकली हम इन दोनों वर्ड को सिमिलर ही एज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों एक ही हैं, लेकिन आज की क्लास में हम बेसिक इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखिए, इकोनॉमी जो वर्ड है इसको हिंदी में कहा जाता है अर्थव्यवस्था, और ध्यान से समझेंगे इस चीज। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, इकोनॉमिक्स तो एक स्टडी हो गई जो कि हमें सिखाती है, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान भी आप इसे बोल सकते हैं, समाज शास्त्र भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर? इकोनॉमी का मतलब है एक जियोग्राफिकल एरिया, यानी कोई भी स्थान। और ध्यान से समझिएगा इस चीज को, स्थान का मतलब तो गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है। कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र है जो हमारे यहाँ, उस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं जहां पर प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, उस जगह को इकोनॉमी कहा जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स में हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय वो गरीबी और बेरोजगारी की है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर महंगाई इस समय कंट्रोल में है। इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा है। इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया। तो इंडिया क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो इंडिया एक स्थिति है बेसिक तौर पर जो कि साउथ एशिया में आती है। तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी देखो एक शहर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एक राज्य को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ऐसा कोई भी स्थान जहां पर प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम इकोनॉमिक्स का है, और उस जगह को इकोनॉमी कहा गया। बेसिक तौर पर दो डिफरेंस बिल्कुल आपको याद रहेंगे हमेशा। तो यहां पर जो हमारी बात होगी हमारी क्लास के अंदर, वो बात कंट्री के रेस्पेक्ट में होगी। मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए एक
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यूएसए। यहां पर बताया जाएगा यूएसएसआर जो कि 1991 तक था, यानी रशिया जिसका पार्ट था, ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ये भी एक देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। और चाइना एक कम्युनिज्म इकोनॉमी है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो हर एक कंट्री के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ये रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, बेसिकली ये 4 बड़ी कंट्रीज हैं दुनिया की, जिसमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना हो। तो आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगा कि इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करती है और इकोनॉमिक्स स्टडी को रिप्रेजेंट करती है। बताइए, बिल्कुल समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पीके बिल्कुल पढ़ाया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको समझना होगा किसी भी स्थान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए जब आप स्टेट एग्जाम देंगे तो स्टेट के अंदर पूछता है बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था तो राज्य की भी हो सकती है, कोई मना नहीं है। और दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कंट्री नहीं है फिर भी इकोनॉमी है। जैसे कि आप हांगकांग की बात करते हैं, हांगकांग चाइना का ही हिस्सा है, लेकिन चाइना अपनी इकोनॉमी अलग रखता है, हांगकांग की इकोनॉमी अलग हो सकती है क्योंकि एक भौगोलिक क्षेत्र हांगकांग है यहाँ पर। इसी तरह ताइवान की बात करते हैं, चाइना कहता है कि ताइवान उसका अपना हिस्सा है, लेकिन ताइवान की इकोनॉमी अलग हो सकती है। इसी तरह इजराइल और फिलिस्तीन हो सकते हैं। तो बेसिक तौर पर आपको याद रखना है, इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं उस जियोग्राफिकल एरिया। बेसिक तौर पर आपको इतना याद रखना। तो स्कैरसिटी आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। तो स्कैरसिटी का मतलब होता है संसाधनों की कमी। जब संसाधन हमारी इच्छाओं की तुलना में कम हो तो वो दुर्लभता कहलाती है। तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिएगा ध्यान से, तो जब भी बात इकोनॉमिक्स की होगी तो आपको पता है हम इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की ही बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ब्रॉडली वे में आपको समझा दूं पहले कि जब इकोनॉमिक्स को देखो हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि एक इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो, दूसरी कहते हैं मैक्रो। ब्रॉडली तो आप 2 ही पार्ट डिवाइड करते हो, माइक्रो और मैक्रो। लेकिन इसके साथ साथ देखो कुछ और ब्रांच भी हो सकती है इकोनॉमिक्स की, जिन्हें मैं आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। कुछ इकोनॉमीज को हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, कुछ को हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, कुछ को हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, कुछ को हम इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोलेंगे, और कुछ को हम डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की सिर्फ 2 ही ब्रांच नहीं है। आप बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर माइक्रो और मैक्रो को समझाइए, तो बिल्कुल मैं माइक्रो और मैक्रो को समझाऊंगा आपको। लेकिन समझिए इस बात को ध्यान से कि सिर्फ माइक्रो मैक्रो समझने से आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं कर सकते। आपको ये सब इकोनॉमिक्स के टाइप भी पता होने चाहिए कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है। हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलें। लेकिन सबसे पहले देखो आपको ध्यान से ये बात समझनी है जो मैंने आपको बताई है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक तौर पर जो वर्ड लिया गया है इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं और जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इसीलिए हमारे पास देखिए हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो ऑब्वियस है, देखिए चॉइस करने के अंदर आप जब 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो एक को सेक्रीफाइस भी करना होगा। तो जो सेलेक्ट